इमेजिन कीजिए एक ऐसा बिजनेस जहां रॉ मटेरियल के दाम अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाएं, ग्लोबल लेवल पे सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए। हाँ, और ऐसे हालात में कोई भी यही सोचेगा कि भाई इस बिजनेस को तो अब भारी नुकसान होने वाला है। बिल्कुल। आपके जो ग्राहक है वो भी माल खरीदने में देरी कर रहे हों तो कोई भी डर जाएगा। पर आज के इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसी ही सिचुएशन को डिकोड करने वाले हैं जहां हालात तो एकदम विपरीत थे, लेकिन नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। और चौंकाने वाले इसलिए क्योंकि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसे हम आज की चर्चा में MBPL कहेंगे, उन्होंने अपनी जुलाई 2026 वाली तिमाही में इन सारी चुनौतियों के बावजूद अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया। हाँ, और हम सिर्फ एक अर्निंग्स कॉल या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के डेटा का एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। ये इस बात की डीप केस स्टडी है कि कैसे एक कंपनी अपने ऑपरेशंस और सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करके पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर के रूल्स ही बदल रही है। बिल्कुल। और इसमें जो उनकी धुले एक्सपेंशन परियोजना है, उसका जो लॉन्ग टर्म बिजनेस इंपैक्ट होने वाला है, वो हमारा आज का मुख्य फोकस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे इन सोर्सेज में दिखा वो है उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट का पैराडॉक्स। मतलब अगर हम Q1 FY 27 के आंकड़ों पर गौर करें ना, तो कंपनी की सेल्स यानी रेवेन्यू में सिर्फ 1.6% की मामूली सी बढ़त हुई है। करीब 416 करोड़ रुपए, राइट? हाँ, मतलब टॉप लाइन लगभग फ्लैट है, लेकिन जब हम प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं तो एबिटा 15.8% जंप करके 66 करोड़ रुपए हो गया। और पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी तो 17% उछलकर 33 करोड़ पर पहुंच गया। वही तो, सेल बड़ी नहीं लेकिन मुनाफा डबल डिजिट में ग्रो कर गया। ये हुआ कैसे? ये तो ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी भारी ट्रैफिक में फंसी हो लेकिन फिर भी आपको बेहतरीन माइलेज मिल रहा हो। ये एनालॉजी काफी सटीक है। देखिए, इस पैराडॉक्स को समझने के लिए ना हमें थोड़ा मैक्रो लेवल पर देखना होगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में उस वक्त चल क्या रहा था? पूरा उद्योग 3 तरफा मार झेल रहा था। पहला तो वो पश्चिम एशिया वाला तनाव था ना, हॉर्मुज जलडमरू मध्यम। एग्जैक्टली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल और गैस ट्रेड गुजरता है, वहां जियोपॉलिटिकल टेंशन एकदम पीक पर थी। और फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो अमोनिया और सल्फर चाहिए होता है, उसकी ग्लोबल कीमतें इसी वजह से अचानक शूट अप कर गई। हाँ, और दूसरा बड़ा फैक्टर शायद आपको याद हो, हमारा अपना मॉनसून था। दक्षिण पश्चिम मॉनसून डिले हो गया था। अरे हाँ, और फर्टिलाइजर की सबसे ज्यादा डिमांड तो खरीफ की फसल की बुवाई के समय ही होती है। बिल्कुल। तो मॉनसून में देरी का सीधा मतलब था कि किसानों ने बुवाई टाल दी, जिससे फर्टिलाइजर की डिमांड भी आगे खिसक गई। और तीसरा फैक्टर था फ्रेट कॉस्ट यानी माल ढुलाई का खर्च, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से बहुत बढ़ गया था। तो ये वो ट्रैफिक था जिसका आपने भी जिक्र किया। तो ऐसे ट्रैफिक में जब सब कुछ इतना महंगा था तो MBAPL का प्रॉफिट 17% कैसे बढ़ गया? क्या उन्होंने कोई जादुई छड़ी घुमाई? नहीं, कोई जादू नहीं था। इसे आप एक बहुत ही अनुशासित और स्मार्ट स्ट्रैटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह सकते हैं। मतलब उन्होंने पहले से सस्ते कच्चे माल का स्टॉक कर लिया था? बिल्कुल। मैनेजमेंट ने ग्लोबल ट्रेंड्स को पहले ही भांप लिया था। पिछली तिमाही में ही जब कच्चे माल के दाम निचले स्तर पर थे, उन्होंने भारी मात्रा में रॉ मटेरियल खरीद लिया था। स्मार्ट मूव। जब पूरी इंडस्ट्री महंगे रॉ मटेरियल से जूझ रही थी, MBAPL अपने सस्ते इन्वेंट्री पर काम कर रही थी। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्ट मिक्स को, यानी वो कौन सा फर्टिलाइजर ज्यादा बेचेंगे और कौन सा कम, इस तरह से एडजस्ट किया कि उनका मार्जिन सुरक्षित रहे। पर एक मिनट, इन्वेंट्री तो कभी ना कभी खत्म होगी ही ना? जब वो पुराना सस्ता स्टॉक खत्म हो जाएगा तब तो उन्हें भी उसी महंगे मार्केट रेट पर अमोनिया और सल्फर खरीदना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और मैं यही चेतावनी भी देना चाह रहा था। मैनेजमेंट भी इस बात को बखूबी जानता है। सस्ते रॉ मटेरियल का स्टॉक आपको बस 1 या 2 तिमाही तक ही बचा सकता है। ये तो एक शॉर्ट टर्म रिलीफ हुआ। लंबी रेस के लिए तो कुछ और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए और मार्केट के इन झटकों से हमेशा के लिए बचना है, तो आपको अपनी कैपेसिटी और सप्लाई चेन को खुद कंट्रोल करना होगा। और यहीं से एंट्री होती है उनके सबसे बड़े गेम चेंजर की, धुले एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। सही कहा। धुले महाराष्ट्र वाला प्लांट ही वो नया और बड़ा इंजन है जो उन्हें इस ट्रैफिक से बाहर निकालेगा। लेकिन सोर्सेज में ना इस धुले एक्सपेंशन का बहुत जिक्र है, और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खटकी वो है उनका लैंड बैंक। उन्होंने हाल ही में धुले में 52,600 स्क्वायर मीटर एक्स्ट्रा जमीन का अधिग्रहण किया है। वही तो, अब उनके पास वहां कुल 6,38,000 स्क्वायर मीटर जमीन हो गई है। इतनी भारी मात्रा में जमीन,
मतलब इतनी जमीन खरीदना क्या सिर्फ एक रियल एस्टेट खेल है या ये वास्तव में शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाएगा? पहली नजर में किसी को भी लग सकता है कि ये लैंड बैंकिंग है, लेकिन अगर आप इसे इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स स्केलिंग के नजरिए से समझें तो ये डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, जब आप 9 लाख मीट्रिक टन से सीधे 15.6 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी पे जंप करने वाले हैं, तो आपको सिर्फ एक फैक्ट्री शेड नहीं चाहिए होता। हाँ, जाहिर है। आपको अलग अलग रॉ मटेरियल्स के लिए स्टोरेज चाहिए, पावर प्लांट्स चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, क्रशिंग यूनिट्स और सबसे जरूरी लॉजिस्टिक्स हब के लिए एक विशाल जगह चाहिए। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये प्लांट सिर्फ उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि पश्चिमी भारत में एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हब के रूप में काम करेगा। मतलब ये फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक तरह से आधारशिला है। हाँ, अगर वो आज ये जमीन नहीं खरीदते तो भविष्य में जब उन्हें कैपेसिटी बढ़ानी होगी, तब आसपास की जमीन या तो मिलेगी नहीं या इतनी महंगी होगी कि एक्सपेंशन फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं होगा। ओके, लेकिन धुले ही क्यों? क्या इस लोकेशन का कोई खास स्ट्रेटेजिक फायदा है? धुले की लोकेशन इस पूरी रणनीति की जान है। भारत में फर्टिलाइजर के सबसे बड़े और तेजी से ग्रो करने वाले मार्केट्स पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हैं। वेस्टर्न और सदर्न इंडिया। हाँ, और धुले महाराष्ट्र में ऐसी जगह स्थित है जहां से इन दोनों मार्केट्स की डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स बहुत आसान हो जाती है। जब आप फर्टिलाइजर बेचते हैं ना, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होती है। राइट, तो धुले से सप्लाई करने पर उनकी फ्रेट कॉस्ट कम होगी, डिलीवरी टाइम बचेगा। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वे इन विशाल मार्केट्स में अपनी मार्केट शेयर को तेजी से बढ़ा पाएंगे और क्षेत्रीय मांग में उतार चढ़ाव के जो जोखिम होते हैं उन्हें भी कम कर सकेंगे। मतलब आप अपने सबसे बड़े कस्टमर बेस के बिल्कुल बीचों बीच अपना बेस कैंप बना रहे हैं। मैंने सोर्सेज में देखा कि इस प्लांट का कमिश्निंग 2 फेज में प्लान किया गया है। हाँ, इसका टाइमलाइन बहुत क्लियर है। पहला चरण अक्टूबर 2026 में शुरू होगा। उसमें क्या क्या आउटपुट आएगा? इसमें 3,30,000 मीट्रिक टन एनपीके और डीएपी फर्टिलाइजर और करीब 99,000 मीट्रिक टन फॉस्फोरिक एसिड का प्रोडक्शन चालू होगा। और दूसरा फेज? ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 2027 में अंतिम चरण पूरा होगा। इसमें एक्स्ट्रा 3,30,000 मीट्रिक टन एनपीके या डीएपी और 66,000 मीट्रिक टन फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा। और शायद एक बहुत बड़ा एडिशन सल्फ्यूरिक एसिड का भी है ना? बिल्कुल, 3,96,000 मीट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। बाप रे, ये नंबर्स तो बहुत बड़े हैं। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आएगा कि इतने बड़े एक्सपेंशन के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? अमूमन जब कंपनियां इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं तो वो नए शेयर्स इशू करती हैं। हाँ, जिससे मौजूदा शेयर धारकों की इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है, उनके शेयर की वैल्यू कम हो जाती है। वही तो। पर यही इस एक्सपेंशन की सबसे दिलचस्प बात है। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वे फिलहाल कोई इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब कोई नए शेयर्स नहीं। तो फिर फंडिंग कैसे हो रही है? इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग कंपनी मुख्य रूप से अपने इंटरनल एक्रूअल्स यानी अपने खुद के कमाए हुए प्रॉफिट्स और कुछ कैलकुलेटेड कर्ज के जरिए कर रही है। और मुझे याद आ रहा है कि इसके ऊपर उन्होंने हाल ही में एक अनुपात 5 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट भी किया है। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर था तो अब वो 5 हो गए। एग्जैक्टली। इसे हम फाइनेंस की भाषा में डेट फ्री इक्विटी स्केलिंग का लाभ कह सकते हैं। ये डेट फ्री इक्विटी स्केलिंग क्या होता है? थोड़ा आसान भाषा में बताइए। देखिए, जब कोई कंपनी बिना नए शेयर जारी किए अपने मुनाफे और कर्ज से इतनी बड़ी असेट खड़ी कर लेती है, तो जब वो असेट पूरी कैपेसिटी पर काम करने लगता है तो उसका पूरा का पूरा फायदा मौजूदा शेयरधारकों की झोली में जाता है। क्योंकि प्रॉफिट बांटने के लिए नए लोग नहीं जुड़े। सही कहा। इससे भविष्य में शेयरधारकों के लिए बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट होता है। साउंड्स ग्रेट ऑन पेपर, लेकिन चलिए थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। पेपर पर तो सब अच्छा लगता है कि हमने 15.6 लाख टन का प्लांट लगा दिया, लेकिन बड़ा प्लांट बनाना केवल आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो उसे पूरी क्षमता और कुशलता से चलाना है। अग्रीड, खासकर तब जब बाकी उद्योग आपूर्ति बाधाओं से जूझ रहा हो। हाँ, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी Q1 के डेटा में मुझे एक चुभता हुआ विरोधाभास दिखा। अच्छा, वो क्या? उनके मौजूदा प्लांट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक तरफ तो कंपनी का टर्न अराउंड रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन वर्तमान में नए प्लांट्स का यूटिलाइजेशन बहुत नीचे है। आप एनपीके और एसिड प्लांट्स की बात कर रही हैं? हाँ, देखिए, उनका एसएसपी प्लांट्स तो 79% कैपेसिटी पर चल रहा है, जो अच्छा है, लेकिन जो नए एनपीके प्लांट्स हैं उनका यूटिलाइजेशन सिर्फ 43% है। हम्म। सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट
महज 17% और फॉस्फोरिक एसिड 31% कैपेसिटी पर काम कर रहा है और एक्सपेंशन के कारण उनकी फाइनेंस कॉस्ट में 126% का भारी उछाल आया है। ये नंबर्स तो हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक बड़ी छलांग है या फिर कंपनी लड़खड़ा रही है? देखिए, ये जो आंकड़े आपने बताए ना, ये आइसोलेशन में वाकई थोड़े डरावने लग सकते हैं, लेकिन मैं इस विरोधाभास को सुलझाता हूँ। कोई भी भारी उद्योग रातों रात अपनी पूरी क्षमता पर नहीं पहुंचता। इसे हम प्रोडक्शन रैंप अप की अवधि कहते हैं। मतलब क्षमता में इजाफा रातों रात बिक्री में नहीं बदलता? बिल्कुल। आप मशीनरी स्टार्ट करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, सप्लाई चेन को सिंक करते हैं और धीरे धीरे आउटपुट बढ़ाते हैं। मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में इन मौजूदा प्लांट्स का यूटिलाइजेशन 90% तक पहुंच जाएगा। और धुले वाले प्लांट का क्या टारगेट है? धुले का शुरुआती उपयोग 60% तक ले जाने का लक्ष्य है। लेकिन वो जो 126% फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है, उसका क्या? वो कैसे रिकवर होगी? उसका जवाब उनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल में छिपा है। और यही वजह है कि ओस्तवाल ग्रुप, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने अतीत में 4 घाटी में चल रही उर्वरक इकाइयों का अधिग्रहण करके उन्हें लाभदायक बनाया है। सही कहा। ये उद्योग के औसत के मुकाबले एक बहुत बड़ी सफलता है। उन्हें पता है कि खस्ताहाल एसेट्स को टर्न अराउंड कैसे करना है। तो धुले में वो कौन सा इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिससे कॉस्ट बचेगी? कंपनी को सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड बाहर से खरीदना पड़ता था। फिर उसे ट्रांसपोर्ट करके अपनी फैक्ट्री तक लाना पड़ता होगा। हाँ, अब धुले एक्सपेंशन में ये सारी चीजें एक ही जगह बनेंगी। और इससे भी बड़ी बात, वो बीआरपी क्रशिंग यानी बेनिफिशिएटेड रॉक फॉस्फेट की क्रशिंग भी इन हाउस कर रहे हैं। ये बीआरपी क्रशिंग का क्या रोल है? रॉक फॉस्फेट वो कच्चा माल है जिससे फर्टिलाइजर बनता है। जब आप इसे खदानों से मंगाते हैं तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां या वेस्ट होता है। अच्छा। अगर आप इसे वैसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आप उस कचरे का भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रहे हैं, जो बाद में फेंकना ही है। लेकिन जब बीआरपी क्रशिंग फैसिलिटी आपके अपने प्लांट में होती है तो आप सिर्फ प्योरिफाइड माल को प्रोसेस करते हैं। ओह, मतलब ट्रकों के अनगिनत फेरे बच गए और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट एकदम नीचे आ गई। एग्जैक्टली। जब आप ये सारा कच्चा माल खुद बनाते हैं तो बाहरी मार्केट में रॉ मटेरियल के दाम कितने भी बढ़ जाएं, आप पर असर नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। और यही इन हाउस कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी उस उच्च वित्त लागत की भरपाई कर लेगी। बिल्कुल, यही उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ओके, अब मुझे पिक्चर क्लियर हो रही है। उत्पादन प्रक्रिया को एकीकृत करने के बाद अगला तार्किक कदम सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल की भविष्य की लागत और आपूर्ति को सुरक्षित करना है। और वो कच्चा माल है अमोनिया। हाँ, और सोर्सेस के मुताबिक MBAPL ने अमोनिया को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सेकी के साथ एक 10 वर्षीय ग्रीन अमोनिया समझौता किया है। सही कहा। सेकी यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी डील है, 1,30,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की, जो 1 अप्रैल 2029 से लागू होगी, राइट? लेकिन मुझे ये समझाइए कि ये ग्रीन अमोनिया क्या है और इस डील का क्या इम्पैक्ट होगा? इसे ऐसे देखते हैं। आमतौर पर पूरी दुनिया में जो अमोनिया इस्तेमाल होता है उसे ग्रे अमोनिया कहते हैं, जो नेचुरल गैस से बनता है। हाँ। अब नेचुरल गैस के दाम जियोपॉलिटिक्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ग्रे अमोनिया का ग्लोबल रेट काफी ऊपर नीचे होता है और औसतन 110 रुपए प्रति किलो के आसपास बैठता है। और ग्रीन अमोनिया का क्या रेट है? ग्रीन अमोनिया रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी से बनाया जाता है। इसमें ग्लोबल फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क नहीं है। इस डील के तहत MBAPL ने अपनी खरीद दर करीब 53 रुपए प्रति किलो फिक्स कर ली है। 110 रुपए की चीज 53 रुपए में, मतलब सीधा आधा दाम, और वो भी अगले 10 सालों के लिए। यही तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट एडवांटेज है। इसे मैंने एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके शहर में बिजली के दाम आसमान छूने वाले हैं, हर रोज बदलते हैं। और ऐसे में आप अपने पावर हाउस जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि देखिए अगले 10 साल के लिए मैं अपने घर का बिजली बिल आधे दाम पर फिक्स करा रही हूँ। ये तो एकदम सटीक उदाहरण है। आपकी तो पूरी टेंशन ही खत्म। बिल्कुल। फर्टिलाइजर बिजनेस में जहां मार्जिन्स बहुत टाइट होते हैं, वहां अगर आप अपने सबसे महंगे कच्चे माल की कीमत को आधे पर लॉक कर दें तो आपका लॉन्ग टर्म मार्जिन पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। और मजे की बात यह है कि इससे सिर्फ कंपनी का फायदा नहीं हो रहा, ये राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ भी तालमेल बिठा रहा है। आप नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। सरकार चाहती है कि हम अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करें। ये कदम सीधे उस मिशन का समर्थन करता है और भारी विदेशी मुद्रा की बचत करता है। हाँ, फॉरेक्स बचता है। ये डिसीजन MBPL को एक स्थानीय निर्माता से उठाकर सीधे एक नेशनल ग्रीन फर्टिलाइजर लीडर बनने की दिशा में ले जाता है। ये ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक
और शासन लक्ष्यों को भी पूरा करता है। वाह, हमने ये तो देख लिया कि कंपनी कैसे और कितने सस्ते में उर्वरक बनाएगी। रॉ मटेरियल का कॉस्ट स्ट्रक्चर भी डिकोड कर लिया। जी, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है, क्या वो बना रही है जो देश की मिट्टी को वास्तव में चाहिए? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और इसलिए उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। सोर्सेज में भी जिक्र है कि कंपनी अब खुद को एक कच्चे माल के निर्माता से क्रॉप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस प्रदाता के रूप में बदल रही है। हाँ, क्योंकि दशकों से भारत के खेत यूरिया के अत्यधिक उपयोग से खराब हो रहे हैं, मिट्टी बंजर होती जा रही है। तो क्या कंपनी सिर्फ इसलिए एनपीके बना रही है क्योंकि ये ट्रेंड में है, या इसके पीछे कोई गहरी नियामक और कृषि विज्ञान की मजबूरी है? ये सिर्फ ट्रेंड नहीं है। कृषि विज्ञान के अनुसार मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक संतुलित पोषण चाहिए होता है, जिसका आदर्श अनुपात 4-2-1 माना जाता है। लेकिन हम तो यूरिया डालते जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो सस्ता लगता है। लेकिन अब सरकार सॉइल हेल्थ कार्ड और पीएम प्रणाम जैसी नीतियों के जरिए संतुलित पोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ावा दे रही है। तो एमबीएपीएल का जो नया प्रोडक्शन है वो इन नीतियों के अनुरूप है। बिल्कुल, वे धुले प्लांट के जरिए जो नए कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बाजार में ला रहे हैं, जैसे 15-15-15 या 16-20-13 ग्रेड्स, वो सीधे तौर पर सरकार की नीतियों के साथ अलाइन है। और बाजार के रुझान क्या कहते हैं? भारत में एनपीके खपत लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज भी हमारी 42% मांग आयात पर निर्भर है। 42%? इतना बड़ा हिस्सा हम इंपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, और एमबीएपीएल का विस्तार इसी राष्ट्रीय खपत वृद्धि रुझानों को बुनाने की और इंपोर्ट को रिप्लेस करने की तैयारी है। तो ये सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ कंपनी की रणनीति का निखुंत संरेखण है। एकदम सही कहा आपने। तो अगर हम आज के इस एपिसोड के अंत में धूले विस्तार के समग्र प्रभाव का सारांश दें, तो एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति दिखती है। बिल्कुल, कैसे ये जमीन की खरीद से शुरू होकर इंटीग्रेटेड प्लांट्स के निर्माण तक जाता है। हाँ, और फिर ग्रीन अमोनिया की सुरक्षित सप्लाई और अंततः भारत के पश्चिमी और दक्षिणी बाजारों में अपना दबदबा कायम करना। ये सब आपस में बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, यहाँ पर एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। वो क्या? अगर एक फर्टिलाइजर कंपनी अपने मुनाफे और उत्पादन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी मिशन के साथ जोड़कर इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकती है, तो क्या आने वाले दशक में भारत की पूरी कृषि सप्लाई चेन इसी तरह इंटीग्रेटेड और ग्रीन फर्स्ट मॉडल पर काम करने के लिए मजबूर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। क्या दशकों से चले आ रहे उस पारंपरिक यूरिया आधारित मॉडल का अंत अब नजदीक है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।